पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता क्या बोलते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या की है। कोर्ट जाते हैं, कोर्ट जाकर उन्होंने क्या बोला कि देयर इज डेमोक्रेसी खतरे में है बंगाल के अंदर। लेकिन फिर क्या कहते हैं, नहीं लेकिन ममता जी का साथ चाहिए डेमोक्रेसी बचाने के लिए। अब ये अरविंद केजरीवाल भी एक समय में कहने की कहा था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस से कभी भी गठबंधन नहीं करूंगा, हाथ नहीं मिलाऊंगा। फिर कह रहे कि हमें देश बचाने के लिए कहीं ना कहीं भाजपा को और मोदी को हटाने के लिए देश बचाना है हमें, तो हमें गठबंधन करना पड़ेगा। तो ये देश बचाने की बार बार बात करते हैं। देखो एक बात बताइए, आप किसी भी देश को देखो सुपर पावर बनने के लिए अप्रोक्सीमेट 35 से 40 साल का समय लगता है। कांग्रेस को मिल गया वो समय, नहीं बना पाए ना। लेकिन 2022 में लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा, 2047 तक मैं विकसित भारत बना दूंगा। वो 1947 में हम डिवाइड हुए, पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। 1949 में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन ख़त्म हुई, चाइना एकजुट हो गया। चाइना ने पाकिस्तान का सहारा लिया हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए। और जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, लीडर्स थे, ये कभी चाइना के ट्रू नेचर को समझ ही नहीं पाए। नेहरू जी कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई। क्या हुआ 1962 में वॉर, अस्काई चीन चला गया। 1974 में कच्चा तीबू आइलैंड जो था ये भी चला गया। ज़मीनें सिर्फ हमारे यहाँ से जाती रहीं। ये जब समझे तो 2010 आ गई थी जब तक। अब देखो 2010 आ गई, इसीलिए तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होने में हमें 63 साल लग गए। अब 1947 से 2010 तक का टाइम पीरियड जोड़ लीजिए आप। और उसके मोदी जी आए 2014 में। 2010 से अगले 7 सालों में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और बन गया, यानी 2 हो गया। फिर 3 साल में एक और बन गया। अनुमान ये लगाया जा रहा है 2030 तक हमारी जो $8 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास हो जाएगी, हम उस समय तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे। चुनाव आने से पहले ही जो आरोप प्रत्यारोप और जो बयानबाजी है वो हदें पार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे से और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके खेमे से ऐसे बयान आ रहे हैं जो सनातन विरोधी है। ए राजा का बयान आ गया, बिहार आरजेडी के मंत्री उनका ये बयान आ गया कि जगदानंद जी उनका ये बयान आ गया कि HIV जैसा है सनातन धर्म, इसे खत्म करना चाहिए। तमिलनाडु से बयान आता है M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि का कि सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया की तरह इसे खत्म करना चाहिए। क्या मानते हैं आप, ये हड़बड़ाहट है या ये तरीका किस तरीके से माहौल हो रहा है? देखो एक आइडियोलॉजी कही जाती है या एक कहावत है, विनाश काल विपरीत बुद्धि। ठीक है, अब ये जो बयानबाजी दे रहे हैं दूसरे धर्मों के खिलाफ, सनातन धर्म क्या सिखाता है, सब धर्म एक साथ मिलकर रहें, सब भाईचारे से रहें। लेकिन इनका जो अभी जो बोल ये भटक रहे हैं अपने, ये डर है कहीं ना कहीं मोदी जी का। इनकी सरकार 10 साल से नहीं है, दोबारा नहीं आएगी। और बात रही जो तमिलनाडु में DMK पार्टी है, ये वही DMK पार्टी है 1974 में कच्चा तीवू एक आइलैंड है जो कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने बिना संविधान संशोधन के श्रीलंका को दिया था। ये बार बार मोदी जी को चिट्ठी लिखते हैं कि हमें वो आइलैंड वापस दिला दीजिए। अब इनसे ये पूछिए, आप जब कांग्रेस में गठबंधन में हैं पहले उनसे पूछिए जाकर कि ऐसा क्यों हुआ, और अब मोदी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। देखो मोदी जी को उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, सब उसी का खेल है। उन्होंने जो नाम कमाया है, जैसे अभी आपने देखा इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने क्या कहा, मोदी जी से शानदार नेता कोई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज़, वो कहते हैं मोदी इज़ बॉस। पपुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स मैरापी, वो पैर छूते हैं। अब कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी इस लेवल पे है। अभी भी वो एशियान की यात्रा पे गए हैं, वो इंडोनेशिया गए हैं जकार्ता में एक यात्रा के दौरान। और G20 की अभी यात्रा, G20 के जो बैठक होने वाली है वो अब 8, 9, 10 तारीख में दिल्ली में आयोजित होगी। इससे इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है ये तो मजबूत होगी, बाकी यहाँ जो रोजगार के अवसर हैं वो भी खुलेंगे। एक डाटा के अनुसार मैं आपको बताता हूँ, 2030 तक जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, 2030 तक यहाँ पे 1 बिलियन लोग, मतलब 100 करोड़ लोग नौकरी पर होंगे। यही देखिए, आपने कहा कि होंगे, विपक्ष कह रहा है कि वर्तमान में आप देखिए स्थिति यहाँ पर अभी कह रहे हैं कि 9 साल पूरे हो गए बीजेपी के, ना रोजगार है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई बढ़ रही है तौबा मचाओ। राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे 19 साल का राजनीतिक अनुभव है, भारत जोड़ो यात्रा करके आया हूँ, भारत का हर एक स्टेट घूम के आया हूँ। मैंने देखा है कि मोदी के 9 सालों के राज में कहीं ना कहीं त्राहिमाम वाली स्थिति हो रही है और भाजपा चुपी साध के बैठी है। केजरीवाल कहते हैं कि कुंडी मार के बैठ जाते हैं प्रधानमंत्री, जब भी सवाल पूछो चाइना पर, जब भी सवाल पूछो महंगाई। अब देखिए इन्होंने 9 साल में बात उठाई है। 1949 में जब हम डिवाइड हुए, 1947 में हम डिवाइड हुए, पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। 1949 में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन ख़त्म हुई, चाइना एकजुट हो गया। चाइना ने पाकिस्तान का सहारा लिया हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए। और जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, लीडर्स थे, ये कभी चाइना के ट्रू नेचर को समझ ही नहीं पाए। नेहरू जी कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई। क्या हुआ 1962 में वॉर, अस्काई चीन चला गया। 1974 में कच्चा तीबू आइलैंड जो था ये भी चला गया। ज़मीनें सिर्फ हमारे यहाँ से जाती रहीं। ये जब समझे तो 2010 आ गई थी जब तक।
अब देखो 2010 आ गई, इसीलिए तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होने में हमें 63 साल लग गए। अब 1947 से 2010 तक का टाइम पीरियड जोड़ लीजिए आप, और उसके मोदी जी आए 2014 में। 2010 से अगले 7 सालों में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और बन गया, यानी 2 हो गया। फिर 3 साल में एक और बन गया। अनुमान ये लगाया जा रहा है 2030 तक हमारी जो $8 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास हो जाएगी, हम उस समय तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे। इंडिया आज उस पोजीशन में है जो इंटरनेशनल इवेंट को शेप कर सकता है। क्यों? अमेरिका हमारा साथ दे रहा है। देखो ये बात क्लियर है कि अमेरिका कभी किसी के साथ में नहीं रहा। चलिए एक बार इन्हें छोड़िए, अमेरिका छोड़िए, इंडिया के बाहर छोड़िए, इंडिया के अंदर की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में लगभग 6-7 महीने का समय शेष है। यहाँ पर हम बार बार देखिए भाजपा पर यह आरोप लगता है कि लोकतंत्र की गर्दन मरोड़ के रखी हुई है, ईडी सीबीआई को अपने शिकंजे में करके रखा है। और इसी के राहुल गांधी कहते हैं कि इसी के बलबूते पे सत्ता में पहले भी आए थे, सत्ता में अभी भी ईडी सीबीआई के बलबूते पर ही आएंगे ये, और कोई इनका ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस बार तो हम वो भी उखाड़ के फेंक देंगे, इनका चांस ही खत्म कर देंगे। देखो राहुल गांधी जी की जो भी सज़ा पे स्टे लग गया वापसी, मतलब उनकी जो संसदीय जो मेंबरशिप है वो ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है, वापसी हो गई। लोकतंत्री तो है, अगर बीजेपी लोकतंत्र के अपने उस पर दबाव बनाकर चलती तो ये बाहर नहीं आते। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता क्या बोलते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या की है। कोर्ट जाते हैं, कोर्ट जाकर उन्होंने क्या बोला कि देयर इज़ डेमोक्रेसी खतरे में है बंगाल के अंदर। लेकिन फिर क्या कहते हैं, नहीं लेकिन ममता जी का साथ चाहिए डेमोक्रेसी बचाने के लिए। अब ये अरविंद केजरीवाल भी एक समय में कहीं ना कहीं कहा था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस से कभी भी गठबंधन नहीं करूंगा, हाथ नहीं मिलाऊंगा। फिर कह रहे कि हमें देश बचाने के लिए कहीं ना कहीं भाजपा को और मोदी को हटाने के लिए देश बचाना है हमें, तो हमें गठबंधन करना पड़ेगा। तो ये देश बचाने की बार बार बात करते हैं। देखो एक बात बताइए आप, किसी भी देश को देखो सुपर पावर बनने के लिए अप्रोक्सीमेट 35 से 40 साल का समय लगता है। कांग्रेस को मिल गया वो समय, नहीं बना पाए ना। लेकिन 2022 में लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा, 2047 तक मैं विकसित भारत बना दूंगा। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना उन्हीं के हिसाब से चल रही है। किसी भी देश का सुपर पावर बनना या नहीं बनना उस देश की जो इंटरनल पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी है उसी पे डिपेंड होता है। इनकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा गलत रही, भारत को सिर्फ डिवाइड किया। और आज भी अब देखो इंडिया का नाम इन्होंने क्या रखा, ... बीच में इतने डॉट लगाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों? इनकी पहले से ही प्लानिंग है इस देश को सिर्फ तोड़ना। और बात भाजपा तो इंडिया के नाम को ही गुम करने की कोशिश कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि आप इंडिया जो है ये भी हमारे देश का नाम ही है। हमारे संविधान में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। और हिंदी की अगर बात करें हिंदी संस्करण की, इसकी तो वहाँ लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया। यहाँ पर अलग अलग वाली तो बात है ही नहीं। पीएम कहते हैं कि हम गुलामी की मानसिकता को खत्म कर रहे हैं। तो यही कारण है या कोई और भी भाजपा का? अभी तक बीजेपी के किसी भी लीडर की तरफ से, किसी भी नेता की तरफ से ये बयान नहीं आया कि हम संविधान को चेंज करेंगे। संविधान चेंज करना हंसी मजाक का खेल नहीं होता है, बहुत उसमें मर्जी से ही वो संविधान चेंज किया जाता है, विपक्ष का भी साथ ही लिया जाता है, ठीक है। बात रही इनकी, इन्होंने क्या बोला कि इंडिया और भारत, संविधान का आर्टिकल 1 यही तो बोलता है इंडिया और भारत। एक यही तो बात हुई थी जो G20 मेंबर्स के लिए जो आने वाले हैं भारत पे बैठक के लिए, उसमें जो इनविटेशन लेटर गया उसमें यही तो लिखा था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। हम इंडिया भी यूज़ कर सकते हैं, भारत भी यूज़ कर सकते हैं। बीजेपी की तरफ से किसी ने नहीं कहा, ये अपना आप इस बात को उठाते हैं। अब मुलायम सिंह यादव जी ने 9 अप्रैल 2004 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में घोषणा पत्र में अपने मैनिफेस्टो में यही तो कहा था कि प्राचीन काल से भारत नाम चला आ रहा है, अब हमें संविधान संशोधन करके इस नाम को चेंज कर देना चाहिए। इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ है तो कहीं हमें वो महसूस होता है बार बार। देखो वो अगर उस बात पे जाएंगे तो काफ़ी बड़ी डिबेट हो जाएगी। इंडस रिवर जो बहती है उसका जो साउथ और साउथ ईस्ट वाला, उसी के नाम पे ये रखा गया था इंडिया नाम। लेकिन अब जब इंडिया नाम रख दिया गया है, बीजेपी अभी ये कह रहे हैं कि स्पेशल सेशन जो आएगा 18 से 22 सितंबर के बीच में पार्लियामेंट के अंदर, उसमें नाम चेंज किए जाएंगे। इस पर भी आरोप लग रहा है कि देखिए अभी शीतकालीन सत्र भी होने जा रहा है। ऐसा है नहीं कि अभी कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी आ गई देश में कि आपको विशेष सत्र बुलाना पड़ गया, उसमें भी आप कुछ नहीं कह रहे, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो कि क्या एजेंडा रहेगा। आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप संसद में आए, डायरेक्ट एकदम जो विपक्ष उनके सामने ऐसा मुद्दा रखे जिसके लिए विपक्ष तैयार नहीं हो, और आप जो है तो मचाए कि देखिए विपक्ष नहीं बोल पाया। देखो अब हमने जब सरकार बनाई तो बीजेपी की बनाई, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये काम नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने बोला, ममता बनर्जी ने बोला तो आप उनकी बात का जवाब दो। हमने आपको बनाया काम के लिए, आप काम कीजिए, ठीक है। और बात रही पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट फ़ोटो खींचने के लिए नहीं है, सेशन के लिए ही है। आप हो सकता है उनका कोई इंटरनल मैटर हो, कोई फॉरेन पॉलिसी हो, अब वो पहले कैसे बता दें? नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी तो दिक्कत है ना। चलिए देखिए, दूसरी ओर बार बार विपक्ष का ये आरोप है भाजपा पर
कि भाजपा के 9 सालों के राज में मुस्लिम अंडर अटैक है। राहुल गांधी लद्दाख में थे, वहाँ से उन्होंने ये कहा कि मुसलमान अंडर अटैक है। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने ये, क्योंकि कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक जो है उन्हें दबाया जा रहा है, उनके साथ उनका शोषण किया जा रहा है। क्या मानना है आपका? देखो, इनकी स्टार्टिंग से राजनीति यही रही है कि मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको खुश करना, तभी तो बयानबाजी आने लगी तमिलनाडु की तरफ से। और आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे योगी जी के राज में मुस्लिम और हिंदू दोनों एक साथ रहते हैं, कोई दंगा नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतना सख्त है। और किसी राज्य में देख लीजिए आप, लॉ एंड ऑर्डर सख्त नहीं है, गलती अपनी है। ये वोट बैंक जनता के डिवाइड में, मतलब जनता को डिवाइड करके ही वोट बैंक पाना चाहते हैं। लेकिन अब इंडिया बदल चुका है, अब इंडिया पढ़ा लिखा हो चुका है, इंडिया में काफ़ी लोग शिक्षित हैं, लिटरेसी रेट हाई हो चुका है हमारा। वो जानते हैं क्या गलत है और क्या सही है। विश्व गुरु की ओर जा रहे हैं क्या? बिल्कुल सर। 2000 विपक्ष के एक प्रवक्ता थे, उनसे मैंने सवाल किया इसी पर कि देखिए तमिलनाडु से ये बयान आता है कि सनातन धर्म डेंगू और मच्छर मलेरिया की तरह इसको खत्म किया जाना चाहिए। ए राजा का बयान आता है, उसके बाद जगदानंद जी है, बिहार अध्यक्ष है आरजेडी के, उनका ये बयान आता है कि देखिए HIV की तरह है सनातन धर्म और कहीं ना कहीं इसमें असमानता है, आसमानी बातें लिखी हुई है इसमें। तो वो कहते हैं कि मणिपुर में ऐसा हुआ। मैंने उनसे कहा कि इस पर बात कीजिए, तो कह रहे कि दलित पे ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है। तो यही कहना चाह रहे हैं विपक्ष के तमाम नेता, गाये बगाए उनके मुँह से निकल जाता है कि सनातन धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ है, भेदभाव है, असमानता है, जातिवाद है। बार बार ये कह रहे कि वाकई में ये खराब है। और एक इन्होंने ये भी कह दिया कि देखिए सनातन धर्म की जो हिंदू मान्यता वाले हैं वो केवल 20 करोड़ है, बाकी तो कोई बुद्ध है, कोई दलित है, वो हिंदू नहीं है। क्या मानना है आपका? अच्छा, पाकिस्तान देखिए आप, पाकिस्तान में कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है? 96% है। क्या हालत है आज? अफगानिस्तान बर्बाद हो गया पूरी तरीके से। इंडिया में सनातन धर्म पहले से है और यहाँ हिंदू की आबादी ज़्यादा है। ये जो बोलते हैं ना कि 20 है, 15 है, 85 करोड़ हिंदू हैं, 14 पॉइंट कुछ परसेंट, वो सॉरी 85% हिंदू हैं, 14 पॉइंट कुछ परसेंट ये हैं मुस्लिम, बाकी अन्य हैं। लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ मुस्लिम और हिंदू दोनों एक साथ रहते हैं। इनकी अब देखो, रोड पे एक मुस्लिम चल रहा है, एक हिंदू चल रहा है, दोनों बाइक पे चल रहे हैं, अलग अलग अपनी बाइक पे हैं, दोनों का एक्सीडेंट हो जाए, अगर किसी हिंदू की डेथ हो जाए, मुस्लिम की डेथ हो जाए, तो ये काम मोदी जी का नहीं है। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, दूसरी टीमें हैं भारत के अंदर, कानून व्यवस्था है जो उस चीज़ को देखेगी। वही हाल मणिपुर का है। मणिपुर में अगर ठीक है वो घटना हुई तो उसका वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है, वो बहुत गलत है, जो भी है उनको सज़ा दी जाएगी, सरकार ने भी बोला है। लेकिन उसका ये कारण नहीं है कि सभी लोग एक जैसे हैं। 24 में बीजेपी आ रही है पक्की 100%। कितनी सीटें पार करें इस बार? कम से कम 300 तो आनी है। राहुल गांधी का क्रेज बढ़ा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा। नहीं। और कोई नेता है विपक्ष में ऐसा जो लग रहा है कि कहीं मोदी को एक चैलेंज दे सकता है 24 के चुनाव में, कहने के चलो टक्कर? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है सर। बहुत बहुत शुक्रिया।